स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में और शुरू करते हैं आज का किस्सा। राजू जो बिहार के गांव के रहने वाले हैं, गांव में उनका खेतीबाड़ी का काम था, लेकिन बहुत ज़्यादा इससे कुछ इनको इनकम हो नहीं रही थी, जिसकी वजह से इनकी शादी भी नहीं हो पा रही थी। घर के हालात ही कुछ ऐसे थे कि जितनी भी कमाई होती थी वो सारी की सारी खर्ची जाती थी। ना ही सिर्फ वो खर्च हो जाती थी, बल्कि कई बार तो घर का गुजारा चलाने के लिए कर्ज भी लेना पड़ता था। अब इनकी एक बहन थी, हालांकि वो ठीक ठाक उनकी जो फैमिली की हालत थी इनकम की, लेकिन अब भाई बहन का प्यार इतना था कि बहन से रहा नहीं गया। एक दिन इनकी बहन अपने पति से इजाज़त लेकर इनसे बात करती है कि एक काम करती हूँ कि मैं अपने गहने जो है वो गिरवी रख देती हूँ बैंक में, और वहाँ से हम पैसे लेकर आपको एक टैक्सी ले जाते हैं। आप टैक्सी चलाइए, कुछ समय अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल कीजिए, और उसके बाद फिर आप जब अच्छी तरीके से, बिल्कुल ठीक तरीके से आप सेट हो जाएंगे, तो फिर हम जो पैसे हैं आप हमें वापस कर दीजिए। राजू हालांकि ये मदद लेना चाहते नहीं थे, लेकिन अब इनके दीदी और इनके जीजा जी के बहुत ज़्यादा फोर्स करने की वजह से इनको ये फैसला लेना पड़ा। और कहीं ना कहीं इनका मन तो था, क्योंकि जो खेती बाड़ी है वो इनके पिताजी संभाल सकते थे, लेकिन अब इनको बिहार के गांव से बाहर आना पड़ना था। और टैक्सी चलाने के लिए इनको दिल्ली से बढ़िया कोई जगह मिली नहीं कि भाई अगर कमाई होगी अच्छी तो दिल्ली में ही होगी। अब ये दिल्ली आ जाते हैं और दिल्ली टैक्सी चलाना शुरू कर देते हैं। काफ़ी अच्छा इनका काम चल रहा था। इनका बोलने का तरीका, व्यवहार जो है सवारियों को काफ़ी पसंद आता और अच्छी रेटिंग आती, जिसकी वजह से काफ़ी इनको सवारियाँ मिलती और दिन दुगनी चार रात चौगनी कर रहे थे। और उसकी वजह से इनका जो कर्ज है वो भी उतरना शुरू हो गया, और 2-3 साल के अंदर अंदर ही इन्होंने अपना सारा कर्ज उतार भी दिया। अब फिर बात थी शादी की, तो शादी भी हो गई। अब ये अपनी पत्नी के साथ दिल्ली में रह रहे थे रेंट पे, वहीं इनका जो परिवार था वो गांव में था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन इनका पाला पड़ता है कुछ ऐसे इंसानों से, ऐसे इंसान जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, किसी और के बारे में नहीं सोचते। और ऐसे इंसान ये सोचते हैं कि किसी को क्या ही फर्क पड़ेगा, या फिर जो किसी के साथ होता है हो जाए, हमें क्या फर्क पड़ता। इनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी और इनकी माँ भी आई हुई थी कि जब तक इनके बच्चे का जन्म नहीं हो जाता तो वो ख्याल रखेंगे। अब ये एक दिन वेट कर रहे थे कि कोई सवारी आए, तो एक बूढ़ा बूढ़ी स्टेशन के पास आते हैं और इनको कहते हैं कि हमने अंबाला जाना है। अंबाला तकरीबन 4-4.5 घंटे का रास्ता है दिल्ली से, ट्रैफिक हो तो और भी ज़्यादा लग जाता है। हालांकि आज संडे का दिन था, उसकी वजह से ट्रैफिक कम थी। फिर इनकी बात चलती है कि ये वहाँ पर अंबाला जाना चाहते हैं, वहाँ पर उन्होंने किसी काम से रुकना है और वापसी भी टैक्सी पर ही आएंगे। अब इनके लिए ये काफ़ी अच्छा सौदा था कि भाई आएंगे भी टैक्सी पर, जितनी देर रुकेंगे उतनी देर तक इनको पैसे भी उस हिसाब से एक्स्ट्रा मिलेंगे। सारी बात हो जाती है, पैसे एडवांस भी ले लिए जाते हैं और ये चल पड़ते हैं अब अम्बाला की ओर। ये महसूस करते हैं कि जो ये बूढ़ा बूढ़ी हस्बैंड वाइफ हैं काफ़ी ज़्यादा हताश है, मतलब रास्ते में किसी भी तरीके की कोई बात नहीं कर रहे, बस इनकी आंखें पथराई हुई हैं। एक दूसरी तरफ देख रहे हैं शीशे के, और दूसरा जो पर्सन है वो दूसरी तरफ देख रहा है। किसी भी तरीके की कोई बात नहीं और अजीब से तरीके की शांति। इन्होंने कोशिश की कि भजन लगा दिए जाए, अगर भजन भी लगते तो वो कह देते कि बेटा बंद कर दो, हमारा सर दर्द हो रहा। अब सवारी की मर्जी है, कुछ कहा भी नहीं जा सकता। ये अंबाला जब पहुंचते हैं उस घर के पास जहां पर इन्होंने एड्रेस दिया था, ये देखते हैं कि वहां पर तो काफी ज्यादा गाड़ियां लगी हैं। ऐसा लग रहा था कि शायद कोई प्रोग्राम होगा, लेकिन इनको क्या, ये अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं और वो जो हैं वो कहते हैं कि हम बस थोड़ी देर में आए, आप इंतजार कीजिए। अब इनको इंतजार करने में किसी तरीके की कोई दिक्कत थी नहीं, क्योंकि पेमेंट इन्होंने एडवांस ली थी। लेकिन बात हुई थी कुछ 1 या 2 घंटे की। अब इनको उससे काफी ज्यादा समय हो गया था, इनसे रहा नहीं गया और ये घर की तरफ चल जाते हैं। घर की तरफ जब जाते हैं तो देखते हैं एक बहुत बड़ा हॉल था जहां पर लोग लाइनों में खड़े हुए थे, और वहां पर कुछ हवन यज्ञ जैसी कोई चीज चल रही थी, और एक तांत्रिक नुमा कोई आदमी बैठा हुआ था।
इनको समझ लग गया था कि शायद कुछ तांत्रिक बाबा वगैरह का काम है। और अब इनकी नजर पड़ती है उन लोगों पर जिनके जो सवारियां थी इनकी, तो वो उनको देखकर इनकी तरफ आते हैं और कहते हैं कि बेटा कुछ समय लग जाएगा, कोई बात नहीं, हम आपको एक्स्ट्रा पे कर देंगे और आप खा पी आओ। उसके इनको पैसे अलग से देते हैं और ये चले जाते हैं। जब वापिस आते हैं तो फिर भी काफी भीड़ थी। अब ये गाड़ी में सो जाते हैं और पता नहीं इनकी कब नींद लग जाती है, और जब ये उठते हैं तो काफी ज्यादा रात पड़ी थी। 15-20 मिनट में वो सवारी आ जाती है। अब जब वो सवारी आती है तो वो बैठती है गाड़ी में, ये वापस चलना शुरू होते हैं। अब ये थोड़ा सा पूछने की कोशिश करते हैं कि मतलब क्या सब कुछ ठीक ठाक है। पहले जो ये दोनों बुजुर्ग बिल्कुल भी कोई बात नहीं कर रहे थे, अब ये खुल के बात करना शुरू करते हैं। कहते कुछ नहीं, बस कुछ ठीक होता तो बेटा ऐसी जगह पर हम क्यों आते। तो ये पूछते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक तो है, मैं रास्ते में भी नोट करता आ रहा था कि आप कोई बात भी नहीं कर रहे थे, कुछ है। तो फिर इनकी जो जो वो लेडी थी वो हल्का हल्का रोना शुरू कर देती है। वो कहती हैं कि बस बेटा हमारी एक जवान बेटी थी, अभी कुछ ही दिन पहले वो चल बसी, किसी ने उस पर कुछ किया था, बस हम उसकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर आए हैं। तो वो बुजुर्ग आदमी कहता है कि बेटा एक छोटा सा काम है, करोगे क्या। तो वो कहता है कि हाँ जी हाँ जी बोलिए बाबा जी, क्योंकि इनको तरस आ चुका था, जिसे कहते हैं ना इमोशनली ब्लैकमेल हो चुके थे। कहते हैं कि बस हमारी बेटी के ना कुछ कपड़े हैं, तो तांत्रिक जी ने कहा था कि जाते जाते उसको शमशान में बस फेंक देने हैं। तो जो रास्ते में कोई शमशान आएगा गांव का होता है ना, तो थोड़ा सा देख लेना। अब ये कहते हैं कि वैसे तो मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन चलो कुछ रास्ते में ये करोंडा टाइप कुछ ऐसे जो कस्बे हैं छोटे छोटे, वहां पर हम देख लेंगे, उस समय कोई होता भी नहीं है, रात भी काफी हो गई है। तो ये जाते हैं रास्ते में, ढूंढते जाते हैं, सड़क के साइड पर लगाते हैं जब गाड़ी, मतलब छोटे से कस्बे में जाते हैं, थोड़ा बहुत घूमने पर पता लग जाता है कि शमशान कहाँ पे है। वहां पर उसके कपड़े फेंकते हैं और फिर अपने रास्ते पर चल पड़ते हैं। रास्ते में उनके जो बुजुर्ग थे हस्बैंड वाइफ, वो बातें करते आ रहे थे कि हमारी बेटी ऐसी थी, इतनी अच्छी थी, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ, कैसे वो मर गई, हम तो बहुत ज़्यादा परेशान है, हमारा तो सहारा था, ऐसा था। ये भी बेचारे सुनते आ रहे थे और इमोशनल हो रहे थे कि कैसे कैसे पता नहीं लोगों के कितने दुख हैं। खैर अब ये स्टेशन पर उनको उतारते हैं और वापस अपने घर आ जाते हैं। जब अपने घर आके टैक्सी को पार्क करते हैं तो अचानक से इनका ध्यान जाता है एक फोटो पर। जब वो देखते हैं तो वो एक लड़की की फोटो थी। शायद वो वही लड़की थी जिसकी मौत हुई थी, जो ये हस्बैंड वाइफ थी, इनकी बेटी थी। ये अब भूल के उनकी फोटो को लेकर जाना, या फिर क्या सच में इन्होंने वो भूल कर गए थे, या फिर उन्होंने जानबूझकर इस गाड़ी में डाला था उसको। ये उस फोटो को उठाते हैं और अपने घर ले जाते हैं। घर लेके जाते हैं, अपने पत्नी अपने माँ को सारी बात बताते हैं कि आज ऐसा ऐसा हुआ। वो भी काफ़ी ज़्यादा बुरा महसूस कर रही थी उस लड़की को देखकर, काफ़ी सुंदर लड़की थी वो। तो ये सोचते हैं कि अब उनको ढूंढा कैसे जाएगा, कुछ उनका कोई एड्रेस वगैरह तो मेरे पास है नहीं, ना फ़ोन नंबर। ऐसा करते हैं, इस बेचारी की फ़ोटो को रख देते हैं। कभी मैं जाऊँगा ना किसी नदी में प्रवाह कर दूंगा, ऐसे फाड़ने या जलाने का कोई अच्छा नहीं लगेगा। इस बात को लेकर इनकी माँ, इनकी पत्नी भी रजामंद थी। लेकिन क्या वो फोटो इतनी आसानी से जाने वाली थी, इसका तो पता इनको लगने वाला था, और गलती से की गई गलती इन पर बहुत भारी पड़ने वाली थी। अब 1-2 दिन ठीक बीतते हैं, लेकिन एक बार ये रात को वापस आ रहे थे। अचानक इनको लगता है कि इनके शीशे के पीछे कुछ चमक रहा है। इनको लगता है कि शायद कुछ गाड़ी की लाइट होगी, लेकिन गाड़ी की लाइट आपको पता है जब रिफ्लेक्टर शीशे पर पड़ती है तो वो काफ़ी ज़्यादा हाई बीम होती है। लो बीम भी हो फिर भी पता लगता है कि गाड़ी है, लेकिन वो बिल्कुल छोटी छोटी सी लाइट थी, छोटी छोटी, बिल्कुल छोटी छोटी लाइट। ये घूमकर पीछे देखते हैं लेकिन पीछे कुछ होता नहीं है। फिर से शीशे की तरफ देखते हैं लेकिन कुछ चमक रहा होता है। कुछ समय बाद इनको काफ़ी भारीपन महसूस होता है गाड़ी में। ऐसा लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा भारी चीज़ पर ये गाड़ी में। इनकी गाड़ी को चलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत महसूस हो रही थी। ना ही सिर्फ इनकी गाड़ी में भार महसूस हो रहा था, इनके कंधों पर काफ़ी ज़्यादा भार महसूस हो रहा था। इनका काम जो काफ़ी अच्छा चल रहा था, धीरे धीरे काम कम होना शुरू हो गया, क्योंकि जब भी कोई सवारी इनकी गाड़ी में बैठती, वो कहती थी कि मुझे अच्छा महसूस नहीं होता, वोमिट आ जाती है। 1, 2, 3, 4 हर बार यही होता। रेटिंग भी इनकी कम होनी शुरू हो गई। ये इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक से ये सब कुछ हो क्या रहा। गाड़ी जो इनकी बिल्कुल इन्होंने टिप टॉप रखी थी, वो भी अब अमूमन खराब रहने लग पड़ी।
कभी इनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाना, कभी ये अपनी गाड़ी को जब खोलते तो इतना धुआं गाड़ी से निकलता, ना ही कोई शॉर्ट सर्किट, ना ही कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम, कुछ नहीं। ये तो बस सोचते रहते कि पता नहीं गाड़ी को हुआ क्या। जहाँ इनका काम इतना अच्छा चल रहा था, अब तो ये नौबत आ गई कि ये सोच रहे थे कि भाई गाड़ी बेच ही दूं, कुछ गाड़ी में समस्या होगी। जब भी किसी मैकेनिक के पास लेकर जाते तो गाड़ी में तो किसी तरीके की प्रॉब्लम होती नहीं। लेकिन अगर गाड़ी तक सब कुछ चलता तो शायद ठीक था। अब बात सिर्फ गाड़ी तक नहीं थी, बात अब पहुंच चुकी थी घर तक। एक रात ये सो रहे थे, अचानक से ये महसूस करते हैं कि इनके आसपास कुछ अजीब से तरीके से कोई बड़बड़ाया जा रहा है। ये उठते हैं, अंधेरा होता है, उठकर लाइट जलाते हैं। ये क्या देखते हैं कि इनकी पत्नी बिल्कुल सीधी पड़ी है, उसकी आंखें भवें ऊपर की ओर हुई हैं और कुछ वो बड़बड़ाई जा रही है और अपनी जो गला है उसको ऐसे ऐसे कर रही है जैसे कोई उसको गले को दबाने की कोशिश कर रहा है। ये जल्दी से उसको झंझोड़ते हैं, लेकिन वो कोई भी तरीके का रिस्पॉन्स करती नहीं इनको, बस वही करे जा रही थी जिसको वो देख रहे थे। ये जल्दी से अपनी माँ को बुलाते हैं। जब इनकी माँ इनको ऐसे उठाने की कोशिश करती है तो वो भी फिर भी नहीं उठती। इनकी माँ जल्दी से मंदिर जाती हैं जो घर में बनाया था, वहां गंगा जल लेती है और उनको छिड़कती है। जैसे ही छिड़कती हैं तो वो ऊंची सी एकदम हंसती हैं, फिर एकदम से बेहोश हो जाती है। आनंद फानंद में उनको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। एक चीज ये नोट करते हैं कि जो ये गले, जैसे मैंने पकड़ा, उन्होंने गले को तो अपने पकड़ा ही नहीं था, वो अपनी जैसे जो भी उन्होंने कपड़ा पारा था उसको ऐसे पकड़े थे, लेकिन इनके गले पर निशान थे जैसे कोई इनका गला घोट रहा था। अब पहले तो डॉक्टर को शक होता है कि कहीं तुमने मारने वगैरह गला घोटने की कोशिश तो नहीं की, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि इनकी पत्नी को होश आ जाता है और कहते हैं कि मुझे पता नहीं, मुझे सपने में मुझे कोई एक लड़की थी जो मेरा गला दबाई जा रही थी और मैं कह रही थी प्लीज मुझे मत मारो, मुझे नहीं पता उसके बाद मुझे क्या हुआ। इनकी जान तो इस चीज को बच गई, लेकिन जो ये मुद्दा था काफी ज्यादा गंभीर हो गया था। किसी को समझ लग नहीं रहा था कि ये है क्या, लेकिन इनकी माँ को ये चीज का शक था कि हो ना हो ये कोई ऊपरी हवा की चीज है, कोई ऊपरी हवा है, कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। खास तौर पर जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो ये समस्याएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। अब ये घर वापस आते हैं। इनकी पत्नी काफी ज्यादा अपने आप को कमजोर महसूस कर रही थी। अब ये पत्नी शिकायत करती है कि इनको लगता है कि हमेशा कोई इनके आसपास है, कई बार उनको परछाई नजर आती है। ये मानते नहीं थे, ये कहते थे कि हाँ प्रेग्नेंट होने की वजह से कुछ ना कुछ कई बार ऐसा वहम होता है। लेकिन एक बार ये सो रहे थे, फिर से इनको वही आवाज आई। लेकिन अब क्या था कि अब इन्होंने एक छोटा सा बल्ब लगा के रखा था जिसकी वजह से बिल्कुल अंधेरा नहीं होता था। जब ये पासा पलटते हैं तो देखते हैं एक परछाई इनकी वाइफ के ऊपर बैठी है, वो उनका गला दबा रही है। ये ऊंची चीख मारते हैं, अचानक से वो देखती है इनकी तरफ और वही दो आंखें, वही दो लाइट्स ऐसी चीज इनको नजर आती है। और जैसे ही ये देखते हैं इनकी तरफ तो वो बिल्कुल हवा हो जाती है खिड़की से बाहर की तरफ। जब इनकी माँ आती है तो उनको ये सारी चीज बताई जाती है। फिर से हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, लेकिन इस बार एक मौत होती है इनके होने वाले बच्चे की। इनके बच्चे को बचाया नहीं जा सका। अब तो इनका सारा परिवार टूट चुका था। एक बच्चे के आगमन को लेकर ये काफी खुश थे कि कुछ ही समय में बच्चा आएगा, इनका घर किलकारियों से गूंज उठेगा। लड़का हो लड़की हो इस बात की कोई मतलब नहीं, लेकिन एक बच्चा आएगा। इनकी पत्नी तो मानो बस जिंदा लाश हो चुकी थी। एक हंसता खेलता घर, देखते ही देखते कुछ हफ्तों में वहां पर तो बस एक सैलाब आ चुका था, गमों का, दुखों का, परेशानियों का, मुसीबतों का। लेकिन क्या कोई इस बात पर गौर कर पा रहा था कि जब से इनकी गाड़ी में वो हस्बैंड वाइफ उतर कर गए हैं तब से ही ये समस्या आनी शुरू हुई। अब इनकी माँ बात करती हैं अपने गांव, अपने पति से। उनको सारी बात जब पता लगती है तो उनके पति कहते हैं कि हो ना हो ये कुछ और ही चीज है। इनको कहा जाता है कि आप जल्दी से गांव आओ, जो हमारे गांव के तांत्रिक हैं हम उनसे बात करते हैं। अब ये शहर छोड़कर गांव की तरफ जाते हैं। जब गांव जाते हैं तो इनके पत्नी को सामने बिठाया जाता है। कुछ समय तांत्रिक ध्यान लगाते हैं और एकदम से आंखें खोलते हैं। इनकी आंखें बिल्कुल लाल थी। वो कहते हैं बड़े गुस्से से राजू की तरफ देख के कि वो फोटो कहाँ पे है, कहाँ पे है वो फोटो। तो ये अचानक से एक तरफ से मतलब हिल जाते हैं कि किस फोटो की बात हो रही है बाबा, किस फोटो की बात कर रहे हो। ये तो भूल से गए थे कि उस लड़की की फोटो इनकी गाड़ी में थी और वो अब घर में थी।
वो तांत्रिक गुस्से से कहते हैं कि जिस बूढ़ा बूढ़ी को तूने बिठाया था गाड़ी पे, वो फोटो चोर कर गए थे ना अपनी बेटे की, वो कहाँ पे है? तो वो कहते हैं हाँ हाँ हाँ, सच, वो तो घर पड़ी है तांत्रिक बाबा। तो वो कहते हैं कि सारे फसाद की जड़ वही है। क्या तुम्हें पता है कि उस फोटो की वजह से ही सब कुछ ये हो रहा है? और वो लड़की प्रेतनी है, कोई वो नॉर्मल आम सी आत्मा नहीं है, वो प्रेतनी है। अब जब ये बात सारी सुनते हैं तो ये तो हक्के बक्के रह जाते हैं। जिन हस्बैंड वाइफ बेचारे बुजुर्ग लोगों को देखकर इनको तरस तब आ रहा था, अब उनके बारे में सोच के इनको गुस्सा आ रहा था। तांत्रिक फिर बताते हैं सारी कहानी उस लड़की की, कि वो लड़की कौन थी, उसकी मौत कैसे हुई, और आज भी मौत होने के बावजूद भी उसकी आत्मा भटक रही है और वो अब तुम्हारे घर में है। शुरुआत उसने मौत की कर दी है तुम्हारे बच्चे से, लेकिन अब वो छोड़ेगी नहीं, धीरे धीरे सबको ली लेगी। अब वो बाबा बताते हैं कि वो लड़की जब तक जिंदा रही उस पर किसी प्रेत आत्मा का वास था। किसी ने वशीकरण करने की कोशिश की थी, किसी लड़के ने जो उससे प्यार करता था, लेकिन वो वशीकरण काफी ज्यादा भारी पड़ गया। एक प्रेत आत्मा उसके साथ जुड़ गई, वो उसको किसी भी तरीके से जीने नहीं देती थी, जिसकी वजह से तंग आकर उस लड़की ने खुदकुशी कर ली। लेकिन खुदकुशी करने के बाद जिसने भी उस पर वशीकरण किया था, उस तांत्रिक ने कोशिश की उसको प्रेत आत्मा को बाधित करने की, लेकिन वो अपने घर के साथ इतनी ज्यादा अटैच थी कि वो अपने माँ बाप के घर में ही रहना चाहती थी। लेकिन अब जब प्रेत शक्तियां उसको प्रेत आत्मा बनाने की कोशिश कर रही थी, वो अपने माँ बाप के सपने में आकर उनसे भीख मांगती थी कि मुझे मुक्ति दिलाओ, मुझे मुक्ति दिलाओ। धीरे धीरे वो जो रिक्वेस्ट थी वो उनके गले पड़ गई। अब वो उनको सपने में आकर डराती थी प्रेत के रूप में कि अगर मुझे मुक्ति ना दिलाई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। फिर वो किसी तांत्रिक के संपर्क में आते हैं। वो तांत्रिक बताता है कि उसको मुक्ति तो इतनी जल्दी मिलेगी नहीं, लेकिन तुम्हारे घर से उसको मैं भगा दूंगा, लेकिन इसका खामियाजा किसी और को भुगतना पड़ेगा और उस प्रेत आत्मा को उस घर में छोड़ा जाएगा। फिर उन लोगों ने उस तांत्रिक की मदद ली और उसके बाद उन लोगों ने उस फोटो में उस तांत्रिक ने उसकी प्रेत आत्मा को दफन किया, तुम्हारी गाड़ी में जानबूझकर छोड़ा और तुम उसे अपने घर ले आए। अब वो फोटो के रूप में तुम्हारे घर में है। ये सुनकर राजू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि मैं फोटो को तो मैं उसकी नष्ट करूंगा ही करूंगा, उस तांत्रिक को भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उस अम्बाला में तो उसका एड्रेस तो पता था। लेकिन ये सुन के वो हंसने लग पड़े। वो कहते हैं कि तू उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, तेरे वहां पहुंचने से पहले ही वो तेरा काम तमाम करा देगा। बस तू उस फोटो को यहाँ पर लेकर आ, और तो फोटो को यहाँ लेकर भी नहीं आ सकता, मुझे तेरे साथ चलना पड़ेगा। मैं उस फोटो को अपने तरीके से करूंगा कुछ ना कुछ, उसको अभी नष्ट भी नहीं किया जा सकता। अगर उसको नष्ट किया तो कहीं ऐसा ना हो कि उसकी आत्मा हमारे कंट्रोल से बाहर चली जाए। अब कोई चारा नहीं था, फिर ये दोनों जाने जाते हैं घर में, उसकी फोटो पकड़ते हैं, वापिस आते हैं, कुछ अनुष्ठान करते हैं और फिर कहा जाता है कि एक मौली बांधी जाती है सबको और कहा जाता है कि इसके बाद अब ये मौली 40 दिन आपने नहीं उतारनी, और एक मंत्र दिया जाता है जो 40 दिन लगातार करना होता है। फिर वो मंत्र करते हैं, कुछ समय बाद फिर जब 40 दिन बीतते हैं तो सब कुछ इनका ठीक हो जाता है। आज इनके 2 बच्चे हैं, परिवार खुश है, लेकिन ये काफी एहतियात बरतते हैं, शक्ल पर नहीं जाते, बड़े ध्यान से किसी सवारी को बिठाते हैं। आई होप ये किस्सा भी आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा। साथ में चैनल सब्सक्राइब करते करते अब अगले किस्से को भी सुन ही लीजिए। अगला किस्सा जो है ये है पंजाब का, और अभी रिसेंटली जो किस्सा है, पंजाब में लोहड़ी का तो जो त्योहार है वो काफ़ी हर्षोल्लास से मनाया जाता है, ख़ास तौर पर बटाला जो हमारा शहर है और अमृतसर के आसपास, अमृतसर का मेन अमृतसर बटाला इसके आसपास, यहाँ पर पतंगे काफ़ी उड़ाई जाती हैं। कई इलाकों में बसंत में उड़ा जाती हैं, कई इलाकों में ये पतंगों का जो होता है त्योहार लोहड़ी में बटाला और अमृतसर में खास तौर पर पूरा आसमान भर जाता है, देखने का नज़ारा ही कुछ और होता है।
मुझे भी काफ़ी शौक था, लेकिन जब से ये चाइनीज़ डोर आई है तब से मैंने छोड़ दिया, क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता मेरी वजह से किसी का नुकसान हो। तो जो किस्सा है मुझे जिन्होंने भेजा है, मेरे जानकार तो नहीं है, लेकिन कुछ समय पहले इन्होंने चैनल सुनना शुरू किया मेरा, और फिर उन्होंने कहा कि भाई आपसे मिलकर बात करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि भाई अब मुझे नहीं पता कि आप कहाँ रहते हैं, तो फिर पता लगा कि भाई ये तो बटाला के पास एक गांव है, ये तो वहाँ रहते हैं। मैंने कहा भाई ये तो बड़ी अच्छी बात होगी, हमारे सब्सक्राइबर जो है वो पास के ही निकले। तो काफ़ी देर से मिलने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले मिले हैं, और ये कहते हैं कि भाई आप प्लीज़ नाम वगैरह जो है वो बदल देना, क्योंकि ऐसा ना हो कि ये लोकेशन स्पेसिफिक है किस्सा तो कुछ दिक्कत आ जाए। तो मैंने कहा भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप अपना किस्सा बताइए, और फिर हम लगेगा मुझे कि अगर कुछ इसमें बताने लायक है तो फिर मैं चैनल पे आप अपने जो है वो डिस्कस करूँगा। फिर उन्होंने कहा कि भाई हम मिलते हैं, क्यों ना हम उसी जगह पे मिलें जहाँ पर ये वारदात हुई है। तो मैंने कहा भाई देखो, मेरे ऐसे शौक नहीं है कि मैं ऐसी जगह पर जाऊं जहां पर आपके साथ कुछ हुआ है, और एक तो आपका किस्सा बताऊं और फिर मैं अपना भी बताऊं। ऐसा नहीं होगा यार। कहते नहीं नहीं भाई, दिन के टाइम है, कोई बात नहीं। तो मैंने हिम्मत की थोड़ी सी, और मैं चल दिया उनके उस लोकेशन पे जहां पर ये कुछ ही दिन पहले अभी वारदात हुई है, स्पेसिफिकली लोहड़ी वाली रात। ये जो घर बन रहा है ना, इनका घर बन रहा है फार्म हाउस टाइप। कुछ बाग वगैरह हैं, और बागों के बीच इनकी ज़मीन है, वहाँ पर इनका 2 मंजिला मकान अभी तैयार हो रहा है, लेकिन इन्होंने परमानेंट वहाँ पर रिहाइश नहीं करनी। सिर्फ बस जिसे कहते हैं कि अमीर है भाई, अपने जब दिल किया घूमने फिरने का, रेस्ट करने का, तो कर ली। मैं वहाँ पे गया भाई, वैसे मुझे ऐसी लोकेशंस काफ़ी अच्छी लगती हैं, बिल्कुल शांति थी, बाग अच्छे, अमरूद के बाग खास तौर पे, और बड़ा अच्छा वातावरण था। लेकिन जब उन्होंने किस्सा सुनाना शुरू किया तो मैंने सोचा कि भाई ऐसा करते हैं, हम थोड़ी सी जल्दी निकल जाते हैं, ऐसा ना हो कि शाम हो जाए और एक नया किस्सा हो जाए। हम छत पर खड़े थे, तो उसी छत की ये वारदात है। कहते हैं कि भाई अभी घर ये बन रहा है, अभी घर बन के तैयार हो जाएगा, लेकिन मैं एक पशोपेश में हूँ कि अब इस घर को कंप्लीट किया जाए या ना, क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसके बाद पता नहीं क्या आप कहेंगे। मैंने कहा बोलो। अब जो ये भाई साहब हैं विजेंद्र जी, मैंने नाम बदल दिया, विजेंद्र जी कहते हैं कि भाई लोहड़ी का यह दिन था, तो हमने सोचा कि भाई आज का जो प्रोग्राम है, हमारे दोस्त थे 5-6, हमारा आज का प्रोग्राम यहीं पे चलेगा। सुबह हम उड़ाएंगे पतंगे वगैरह, शाम को हम करेंगे बारबेक्यू, साथ में पियेंगे शराब। मैंने कहा ठीक है भाई, वैसे तो काम तो गलती कर रहे हो, लेकिन फिर भी कंटिन्यू। ये कहते हैं कि भाई दिन भर हमने पतंगे उड़ाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दोस्त मेरे पहली बार आए थे, अभी ये बन के तैयार हो रहा है, तो सबको बड़ा मजा आया कि भाई बड़ी अच्छी जगह, बड़ी अच्छी जगह। लेकिन सब इंतजार कर रहे थे शाम होने का, क्योंकि शाम को ही असली कार्यक्रम शुरू होना था। अब जब शाम को कार्यक्रम शुरू होता है, हम आग जलाते हैं और बारबेक्यू वगैरह जब करते हैं शुरू, अपना ड्रिंक वगैरह का कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। अब जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही थी, सर्दी उस दिन काफी थी, लेकिन हमें कुछ अजीब सा महसूस होने लग पड़ा। कुछ समय बाद हमें ऐसा लग रहा था कि बाग के बीच में कोई भागे जा रहा है। पहले तो हमें लगा कोई जानवर होगा, लेकिन इतनी तेजी से इतनी तेजी से कोई, यानी कि आप मान के चलो, उन्होंने इशारा करके बताया कि ये एक कोना, ये 2 कोना है, अभी इस कोने से आवाज आ रही है, छर से जाते उस कोने से आवाज आ रही है। इतनी तेज भाग के कोई जा रहा है। हमें लगा भाई कोई जानवर होगा कोई, पर इतना जानवर, इतना तेज भी कोई हो नहीं सकता। लेकिन हमने बातों को दरकिनार किया और अपने कार्यक्रम में लग गए। कुछ समय बाद फिर से बहुत तेज आवाज आई, जैसे कोई आपस में लड़ाई कर रहा है। हुंकारों की आवाजें आ रही थी। हम सारे भागे भागे फिर उस तरफ गए, वहां पर कोई था नहीं। हमें लगा कि यार कोई जानवर वगैरह छोटा मोटा होगा, या कोई हो सकता सुअर वगैरह होगा। अब इनमें से इतनी रात को हम नीचे जाके क्या करेंगे, जो हम कर रहे हैं वही करते हैं। लेकिन हम जब वापिस आए, सुनील भाई आप मानेंगे नहीं, जो जो मीट के टुकड़े रखे हुए थे ना, वो सारे आधे खाए हुए थे।
हम सारे एक दूसरे की शक्लें देख रहे थे कि भाई किसने खाए। कोई भी मानने को तैयार ही नहीं था कि भाई तूने खाए तूने खाए। हम सब ये सोच रहे थे कि भाई किसी ने, एक ने खाए या दो ने खाए, वो मान नहीं रहा। लेकिन हमने एक बात नोटिस की कि जो वो टुकड़ों को कट लगा ना, वो एक ही तरह के थे, मतलब कि एक ही दांतों के थे, बिल्कुल एक ही शेप के। कोई इतने सलीके से चीज को कैसे खा सकता है, और वो भी इतने कम समय में कि सारे दोस्त उस तरफ देख रहे हैं। वो आएगा कोई दोस्त एग्जाम्पल के तौर पे, वो बड़े सलीके से खाएगा, इतने गर्म धुआं निकल रहा था, रखेगा, वो चला जाएगा। फिर भी हम थोड़ी सी खुराफात में थे। हमने एक दूसरे को गाले गुले निकाल, कहा मुंह खोल के चेक कराओ। सबने मुंह खोले, मिलना क्या था, बट फिर भी कुछ भी नहीं था। अब सब शायद अंदर से डरे तो जा रहे थे, लेकिन कोई भी खुल के बात कर नहीं रहा था। अचानक से क्या हुआ कि जो ऊपर हमने ना लाइट जो जल रही थी, वो अचानक से बंद हो गई। तो वैसे तो इन्वर्टर वगैरह सब कुछ है, वो इन्वर्टर पर थी। हमने कहा भाई ये कैसे हुआ। अब हम 3 जाने नीचे गए कि क्या मतलब कुछ तार तो हिली है। हम क्या देखते हैं कि जो एक्सटेंशन थी वो बिल्कुल बीच से कटी हुई थी, जैसे किसी ने ना उसको खींच के काटा होता है। ये तो पॉसिबल नहीं था। अगर चूहा कोई हो, पहली बात तो इतनी मोटी तार इतनी कम समय में काट नहीं सकता। दूसरी बात, वो ऐसे जैसे किसी ने काफी गुस्से से काटी हुई। अब ऐसी कुछ वारदातें होनी शुरू हो गई थी जो हमारी समझ में आ तो रही नहीं थी, लेकिन कोई भी समझना नहीं चाहता था इसको। हम सबके मन में ये बातें थी कि भाई कुछ गलत तो हो रहा है, क्या हमारे सिवा इस घर में कोई और भी है, ये नहीं पता। लेकिन तब तक के लिए हमारे दिमाग में सिर्फ एक बात थी, एंजॉय करना है भाई। तारों का गुच्छा पड़ा हुआ था, वायरिंग वगैरह चल रही थी, हम तार पकड़ते हैं, वहां पे लगाते हैं, बल्ब को चलाना शुरू करते हैं और फिर से अपना कार्यक्रम करना शुरू करते हैं। अब जो मीट खत्म हो चुका था वो तो ठीक है, हमने बाकी खा पी लिया काट कूट के। जब नया मीट देखते हैं तो बिल्कुल गायब हुआ था। अब कच्चा मांस कोई कैसे खा सकता है। और मुझे 100% पता है सुनील भाई की वहां पर हमने मीट रखा हुआ था, वो ऐसे पॉलिथीन से निकला हुआ था, बड़े सलीके से, कि जैसे पॉलिथीन को किसी ने हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन मीट नहीं। हम एक दूसरे की शक्लें देख रहे थे, क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन शरारत कर रहा है। हमारे दोस्तों के सिवा वहां पर कोई था ही नहीं। अचानक से बल्ब फटता है, जैसे ही बल्ब फटता है फिर से अंधेरा हो जाता है। हम दोनों एक दूसरे की शक्लें देख रहे थे, भाई कोई लाइट ज्यादा कम आ गई, क्या हो गया। हम कहते हैं कि ऐसा करते हैं, हम सब नीचे चलते हैं, क्योंकि अब आंखों ही आंखों में सब एक दूसरे की तरफ इशारा कर रहे थे कि भाई कोई गड़बड़ घोटाला है। अब जब नीचे जाने की कोशिश करते हैं तो नीचे से पायलों की आवाज आ रही थी, बड़ी ही तेज तेज, जैसे कि घूमे जा रहा घूमे जा रहा घूमे जा रहा। पहले तो हमारी ऊपर रुकने की हिम्मत नहीं थी, अब हमारी नीचे जाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने नीचे जाना शुरू किया। एक अपना भाई बहुत ऊंची गाल निकालता, केड़ा समझ लो आगे। जैसे ही वो आवाज निकालता, ठक की आवाज आती है, उसकी चीख निकलती है, किसने मारा, फिर ठक की आवाज आती है। अंधेरा था, सारे मोबाइल और करके टार्च ऑन करते हैं, और जब नीचे जाते हैं तो बटन जो है इन्वर्टर के चलाते हैं, लाइट दोबारा आती है। हम क्या देखते हैं कि भाई उसके यहाँ पर निशान पड़े थे बड़े बड़े। वो रोए जा रहा था, मुझे किसने मारा यार, किसने मारा मुझे। किसी ने भी नहीं मारा था, क्योंकि जो वो निशान थे ना, वो भाई यहाँ से शुरू हुए थे, पूरा जैसे किसी ने हाथ का छापा मारा। और वो हाथ कोई आम नहीं लग रहा था, मतलब नॉर्मल हमारे जितने हाथ होते हैं ना, वो हाथ का दायरा इतना बड़ा था कि उसके, यानी कि उसने यहाँ तक जैकेट डाली थी, किसी ने उसके ऐसे निशान लगाया और यहाँ तक भी निशान पड़ा हुआ था। बस अब वो कह रहा भाई पता नहीं कोई, मुझे जब थप्पड़ पड़ा ना, किसी औरत के हंसने की आवाज आ रही थी। कहते हैं भाई सुनील भाई सच कहें, मैं आपकी कहानियां सुनता हूँ। कहते मेरे दिमाग में सबसे पहले बताऊं क्या बात है। अरे भाई सुनील भाई कहते हैं कि ऐसी जगहों पर नॉन वेज वगैरह शराब वगैरह नहीं पीनी चाहिए, और बदतमीजी तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तूने गाली निकाली है ना कुछ यहाँ पर है। हमने जल्दी से अपनी गाड़ियां निकाली और फटाफट भाग के आ गए उस फार्म हाउस से। अब कहते हैं कि 4-5 दिन बाद मैं अपने फार्म हाउस गया अपने दोस्तों को लेकर, सामान वगैरह सारा वैसे ही पड़ा था। और जब हम ऊपर गए ना, हमें काफी ज्यादा बदबू आ रही थी। जब हम देखते हैं तो वो मांस, वो मीट, कच्चा मीट
वैसे ही उस लिफाफे में पड़ा था। हम सारे प्रत्यक्षदर्शी हैं सुनील भाई, सबने देखा था वो मीट कहीं था ही नहीं, अब वो मीट वैसे ही पड़ा था। विजेंद्र जी ये बात मुझे कहाँ पे बता रहे थे, जहां पर ये सारी वारदात हुई थी। हालांकि दिन का समय था। फिर मैंने उससे पूछा कि सच में याद आई थी मेरी बात? कहते भाई सच में याद आई थी। आप हमेशा कहते हो कि भाई तामस चीजें होती हैं, ये इन चीजों को लेकर करती हैं। अब जब ये इन्होंने सारा किस्सा बताया, मैंने आसपास देखा। जो कुछ समय पहले मुझे काफी ज्यादा मनमोहक लग रहा था दृश्य, थोड़ा सा खौफ तो था, क्योंकि जो इन्होंने बातें बताई ना, वो नॉर्मल तो हो नहीं सकती। कोई माने ना माने, कुछ ना कुछ तो था वहां पे। फिर मैंने कहा कि भाई आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? तो वो कहते हैं कि भाई एक तो चलो मैं आपको किस्सा बताना चाहता था, आपको अच्छा लगे तो आप अपने चैनल पर बता देना, बस डिस्क्लोज मत करना। तो फिर मैंने उनको पूछा कि भाई अब आपका ख्याल क्या है, मतलब आप चाहते क्या हो? कि इस कहते मैं बस अब पशु पेश में हूँ, मैंने घर भी सारी बात बताई। हमारे माँ बाप विश्वास, ये मतलब जट बंदे जैसे हमने विश्वास करते हैं भी, पता नहीं क्या कर रहे होगे, ज्यादा पी ली होगी ये वो, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ भाई आपके जो, जब आपके पॉडकास्ट में देखता हूँ ज्यादातर, तो मुझे विश्वास है। और जो हमारे साथ हुआ उसके बाद विश्वास ना करने जैसा कुछ रहा ही नहीं, तो मैं गाइडेंस चाहता हूँ कि भाई क्या हम इसको कंप्लीट कराएं ना कराएं। तो फिर मैंने भाई उनको कहा कि देखो भाई अब आपकी प्रॉपर्टी है, मैं इसमें क्या दखल अंदाजी दे सकता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मानो मैं कह दूं कि ना कराओ, आपके माँ बाप मेरे पीछे पड़ जाएंगे, भाई तू कौन होता है कहने वाला। आप इसको कंप्लीट कराओ, आप इसको बिल्कुल शुद्ध कराओ, है ना, अच्छे तरीके से करा के इस इन चीज़ों से दूर रहो कि यहाँ पर अगर कोई यहाँ पर कोई चीज़ है भी, लेट्स से अगर कोई तामस वाली चीज़ होती भी तो फिर वो मांस दोबारा मिलना नहीं था। वो चाहती थी कि यहाँ पर कोई ऐसी हरकत ना हो। तो आप ऐसा करो, आप कंप्लीट कराओ, गुरु जी का प्रकाश करो, गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ कराओ, अखंड पाठ कराओ, और भी जो आप कर सकते हो अपने धर्म के हिसाब से कराओ। और यहाँ पर फोटोज वगैरह लगाओ गुरु महाराज की, है ना। और एक परमानेंट बंदा रखो, जैसे आपने तो आना नहीं, अब खाली छोड़ोगे तो फिर वास पक्का हो जाता है। तो एक फैमिली जैसे होती है, नौकरों की फैमिली होती है, उनको रखो कि भाई तुमने टेक केयर करना सारा, बगीचे माली वगैरह से बात करो, इसको बस बंद ना रखो। अगर ये खंडर मतलब अबेंडेड हो गया तो फिर ये पक्का अबेंडेड ही हो जाएगा। और जरूरी नहीं कि एक ही जगह पर ये चीज रहेगी, हो सकता है होते होते आपके सारी जमीन पर फैल जाए और आपको नुकसान हो जाए। अगर कोई ऐसी शक्ति होगी भी जो टेम्परेरी है, यहाँ पर जगह खाली देख रही है, तो जब प्रकाश होगा महाराजा का, दिन रात गुरबानी का पाठ होगा, मतलब आप चाहे कैसेट लगा लो, टेप लगा लो, मतलब कैसेट नहीं मतलब, है ना, 24 घंटे उसको कह दो माली को या जो नौकर है कि भाई यहाँ पर पाठ चलते रहना चाहिए गुरबानी का। तो जो ये तंबाकू तंबाकू का कोई इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। तो धीरे धीरे अगर कोई चीज होगी भी ना तो वो निकल जाएगी। और कोशिश करना कि भाई ऐसी तामसी चीजों से दूर ही रहा करो, क्योंकि अगर आप बचना चाहते हो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ना यूज करो, लेकिन माहौल भी होता है ना कुछ उस हिसाब से। अब देखो भाई मैं तो क्या ही सकता था, लेकिन लोकेशन काफी अच्छी थी, अगर ऐसा वारदात ना होती तो मुझे कुछ ज्यादा ही अच्छी लगनी थी। फिर भी थैंक यू सो मच विजेंद्र जी, आपने मुझे इस लायक समझा कि आप अपनी लोकेशन पर भी विजिट कराया और वो किस्सा भी बताया। और अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो, अगर शायद आपने अगर मेरी बात मानी या ऐसा कुछ किया तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और जब कंप्लीट हो जाएगा फिर से बुलाना, है ना, फिर देखेंगे कि कैसा लगता है आपका फार्म हाउस। आई होप ये किस्सा भी आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल। और अब हम बढ़ते हैं कमेंट सेक्शन की ओर। सो आज का पहला कमेंट है, ये है @द रीसेंट पॉडकास्ट। ये कहते हैं कि भाई प्लीज मेरा हॉरर स्टोरीज चैनल को विजिट करना और आप अपना फीडबैक देना मत भूलना कि मुझे कहाँ इम्प्रूव करने की जरूरत है। @रीसेंट पॉडकास्ट जी, देखो बात ऐसी है कि मैंने आपका चैनल देखा है और फ्रैंकली स्पीकिंग मैं उसको टाइम नहीं दे पाया, जस्ट मैंने क्लिक किया था। अभी आपके जो व्यूज हैं, नेचुरली बात है छोटा चैनल, मतलब स्टार्ट हुआ तो कम ही होंगे,
लेकिन जो आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना फीडबैक की, या फिर कि क्या इम्प्रूव करना है, तो वो मत कीजिए। उसका रीज़न क्या है कि अगर आपकी आपके स्टाइल को लोग पसंद करेंगे ना, तो खुद ब खुद ही चैनल ग्रो होना शुरू हो जाएगा, जैसे मेरा हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने किसी की तरफ देखकर वो स्टाइल अपनाया, वो मेरा ओरिजिनल है। चाहे अच्छा है, चाहे बुरा है, बट ओरिजिनल है। ऐसे ही आप अच्छा करेंगे, बुरा करेंगे, आपका ओरिजिनल होना चाहिए। ओरिजिनल होगा, धीरे धीरे लोगों को पसंद आएगा। नहीं पसंद आएगा, चैनल नहीं ग्रो करेगा। होगा, पसंद आएगा। लेकिन अगर आप, मैं लेट्स से कि मैं कोई आपको इम्प्रूवमेंट टिप दे दूं, हो सकता है कि वो आपके चैनल के लिए और ज्यादा बेकार हो जाए। और मेरा इम्प्रूवमेंट का टिप एक मेरा पर्सनल व्यू है ना। इन केस लेट से वो आपको चीज अच्छी ना लगे, एग्जाम्पल के तौर पे आपने मुझ पर विश्वास किया और आपने वो चीज आपको बेहद नापसंद आई जो मैं कह रहा हूँ, पर फिर भी आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि मेरे कहने से वो चीज हो जाएगी। जो चीज आप अपने मन से ही नहीं कर पाओगे, तो फिर आप उसमें क्या अपना 100% दे पाओगे। तो अगर आप मुझसे ये चाहते हैं कि मैं, मेरे थ्रू मतलब आपको थोड़ा सा फीडबैक मिले, तो यही है कि आप ओरिजिनल रहिए। बिल्कुल अपना जो अपना ओरिजिनल वर्जन है ना, इम्प्रूवमेंट खुद ब खुद हो जाएगी। अब मेरा, जैसे मैंने पहले कहा कि मेरा चौथा एपिसोड देखिए, 10वां 15वां देखिए, अब देखिए, उसके बाद जब 200वां देखेंगे, 300वां देखेंगे, इम्प्रूवमेंट खुद ब खुद होती रहेगी। किसी के कहने से आप इम्प्रूव करेंगे तो फिर वो इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, वो क्लोन होगा। एक मेरे द्वारा बनाया गया क्लोन मैं आपके बीच में छोड़ दूंगा, आप उसका इस्तेमाल करेंगे, लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का, है ना, वो होता है। तो ऑल दी बेस्ट फॉर योर चैनल, मेहनत कीजिए। मैं आपका चैनल गो थ्रू करूंगा, और अगर आप कर सकते हैं, मैं आपको ये आपकी रीच बढ़ाने के लिए कर सकता हूँ कि अगर आप कर सकते हैं तो मुझसे आप कांटेक्ट कीजिए इंस्टा पर। और अगर आप आना चाहते हैं तो मैं आपको एज ए गेस्ट पॉडकास्ट में ले आऊंगा। और फिर आपकी स्किल होगा, आप में दमखम होगा, तो आप ऑडियंस को खींच लेंगे। लेट्स से मैं कह देता हूँ कि भाई का चैनल सब्सक्राइब कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है कर लो, जो भी व्यूअर्स हैं। लेकिन उनको पसंद ही नहीं आएगा तो फिर आपको सब्सक्रिप्शन का फायदा क्या होगा, समझ गए ना आप बात। तो दमखम होना चाहिए, दमखम होगा तो खुद ब खुद ही करेंगे। और मेरी उम्मीद, मुझे मुझे बहुत खुशी होगी कि कभी मैं आपको अपने आगे देखूं। मेरे 2 लाख होंगे, आपके 5 लाख हों, मुझे बड़ी खुशी होगी। क्योंकि मेरी अपनी जर्नी है, मैं किसी से compete नहीं करता। ठीक है ना, मेरा अपना सफर है, और मैं उसको, मुझे ये नहीं कोई मुझे मेरे आगे निकल जाए, कोई मेरे पीछे रह जाए। यूट्यूब ओपन प्लेटफॉर्म है भाई, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो परमात्मा आपको खूब तरक्कियां बख्शे, कंसिस्टेंट होकर काम करना भाई। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस इन द यूट्यूब। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है, आप हफ्ते बाद बहुत अच्छी वीडियो लेकर आ रहे हैं, और कभी महीने बाद लेकर आ रहे हैं, कभी 15 दिन बाद लेकर आ रहे हैं, कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। सो कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आप 3 दिन का रख रहे हैं फॉर्मेट की, मेरा 3 दिन के बाद स्टोरी आनी है, तो आनी है। नो इफ नो बट। अगर आप हफ्ते के अंदर रख रहे हैं तो हफ्ते के अंदर आनी है स्टोरी। जब तक ये आप कमिटमेंट नहीं करेंगे अपने चैनल के साथ, तो कोई भी आपको नहीं सराहेगा। मैं चलो इस चीज में अपनी इंप्रूवमेंट अपनी बता देता हूँ कि भाई आना है, दिल्ली का वीडियो तो आना है। अनटिल और अनलेस कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई, कोई ट्रेजिक चीज होगी, या कोई, चलो ऐसा परमात्मा करे ना हो, कोई बहुत खुशी वाला चलो मौका आ गया, जब बिल्कुल हो गया कि बिल्कुल नहीं हो सकेगा, उस चीज में समहाउ कभी हो जाए, पर मेरी कोशिश होगी, होगा नहीं। लेकिन कमिटमेंट है कि भाई 9 बजे वीडियो आनी है तो आनी है। मैं मर भी रहा हूँ, बुखार से तप रहा हूँ, बीच में तबीयत मेरी खराब रही थी, आज भी मेरी अ, आंखों से आप देख पा रहे होंगे कि मेरी मतलब बॉडी पेन इतनी हो रही है ना कि मुझसे मतलब बैठा नहीं जा रहा। मतलब टांगे दर्द कर रही है, बाजू दर्द कर रही है। और रात को मैंने प्रयागराज के लिए निकलना है गाड़ी चला के। चलो भोले बाबा खुद ही ले जाएंगे, इस चीज का तो कोई नहीं, लेकिन फिर भी मतलब एक डेडिकेशन के तौर पर काम करना है ना। तो आई होप आप इस चीज को समझेंगे, और बड़ी जल्दी मिलेंगे अगर आप चाहते हैं पॉडकास्ट में आना। और कोई बात नहीं भाई, ग्रो करेंगे, ऐसी बात नहीं। आप निश्चिंत होकर शुरू कीजिए काम। अगला कमेंट आप देखते हैं। अगला कमेंट है @motorhead_46 का, और ये कह रहे हैं कि इफ यू आर न्यू हेयर, देन प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर डेली रियल हॉरर स्टोरी एंड वीकली पॉडकास्ट ऑन रियल पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स। सारे सुन लो भाई, मैं नहीं कह रहा, फिर कहोगे आप बार बार कहते हैं। भाई कह रहे हैं, ठीक है। तो आप समझ लो कि कितना प्यार है मुझसे, कि वो मेरे बेहाफ पे आपको करने के लिए कोशिश कर रहे हैं।
तो अब इस लेवल पर बात आ रही है कि भाई मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर ही कह रहे हैं कि भाई इसका चैनल सब्सक्राइब करो। मैंने कहा तो अब कुछ आपसे गिला होगा तो अपने मोटर भाई जो है उनको पकड़ो जाके, भाई आपकी जिम्मेवारी है। तो मोटर हेड जी, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत खुशी हुई आपने ये मैसेज डाला और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम बढ़ते हैं आखिरी कमेंट की ओर और ये है हमारे हिमांशु पारा जी का। ये कह रहे हैं भाई जी टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल कब स्टार्ट कर रहे हैं? भाई बताऊं, अभी ना व्हाट्सएप व्हाट्सएप का ना मुझे थोड़ा सा ना समझ नहीं लग रहा कि क्या शुरू करें, चैनल बनाएं, कम्युनिटी बनाएं, ग्रुप बनाएं। बस ये महाकुंभ से एक बार हुआ हूं ना, मुझे मेरे ना सर पर बहुत ज्यादा भार है कि अभी मेरे दिमाग में सिर्फ ये बात चल रही है कि एक तो कंसिस्टेंसी नहीं टूटनी चाहिए डेली की, दूसरा जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे पता है कि बहुत ज्यादा थकावट हो जाएगी, तो उसकी वजह से मैं एक या दो बैकअप लेकर चल रहा हूँ, पहले से ही चल रहा हूँ कि भाई मैं एक दिन रेस्ट भी करूंगा तो मुझे दिमाग पर बोझ नहीं होगा कि भाई आज एपिसोड नहीं, ऐसी दिक्कत है। अभी परसों ही मैं पॉडकास्ट करके आया हूँ तो भाई बड़ा हैप्टिक डे रहा था। एक ही दिन की विंडो थी और तीन चार करने पड़े, एक में एज ए गेस्ट और बाकी में एज ए होस्ट। तो उसकी थकावट अभी उतरी नहीं, तो ये सारा साथ के साथ चल रहा है। अब इसके बाद राइट अवे अभी इसके बाद मैंने 3 वीडियोस को एडिट करना है, तो 5-6 घंटे उसमें लगेंगे, फिर उसके बाद रात को सफर करना है। तो दिमाग ना भी इस चीज की तरफ जा नहीं रहा, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि इस वीकेंड हम कर देंगे, इस वीकेंड हम कर देंगे चैनल उसका व्हाट्सएप वाला काम भी, ताकि ईज ऑफ एक्सेस हो जाए। और भाई अब आप इजाजत दीजिए मुझे अब जाने की, जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।